नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आज 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 224 सीटों पर मतगणना होगी। 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। तो कर्नाटक के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और गिनती शुरू होने के थोड़े ही समय बाद रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। मतगणना की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 10 मई को चुनाव हुए थे, मतदान हुआ था और अब नतीजों की घड़ी आ गई है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 10 मई को 224 विधानसभा सीटों पर 72.82% लोगों ने वोट डाले थे और इस बार चुनाव में कुल 2615 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। तो आज कर्नाटक के लिए ऐतिहासिक दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्रों को गिना जाएगा और इसके बाद ईवीएम मतों की गिनती शुरू होगी। वहीं गिनती शुरू होने के बाद शुरुआती रुझान भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। इधर बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रीतम लोधी के बीच अब दूरियां खत्म हो गई हैं। बीजेपी में वापसी के बाद प्रीतम लोधी अचानक बागेश्वर धाम पहुंच गए, जहां उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रीतम लोधी को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनकी इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी और धीरेन्द्र शास्त्री ने करीब आधे घंटे की मुलाकात की है। लोधी ने अपने पुराने विवादों पर धीरेन्द्र शास्त्री से माफी भी मांगी है। प्रीतम लोधी वही हैं जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी और धनवानों के यहाँ कथा करने के आरोप लगाए थे। अब जबकि प्रीतम लोधी की घर वापसी बीजेपी में हुई है, तभी से उनके सुर बदल गए हैं। अब वे ब्राह्मणों और धीरेन्द्र शास्त्री को दिल से आदर भाव दे रहे हैं। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने जल्द बागेश्वर धाम जाने की बात भी कही थी। अब बागेश्वर धाम के प्रति उनका आदर नए रिश्तों की इबारत गढ़ रहा है। वो पहले स्पष्ट कर चुके कि उनके जो शब्द उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनका कहने का आशय नहीं था। उसको लेकर वो पहले भी माफी मांग चुके हैं और कल उन्होंने ये बता दिया बागेश्वर धाम जी से मिलकर कि उनके शब्दों में इस तरह की कोई बात नहीं थी। कुछ लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक जानबूझकर उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया। संतों का, कथावाचकों का सदैव सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। प्रीतम और धीरेन्द्र शास्त्री की इस मुलाकात का जिक्र बागेश्वर धाम की फेसबुक वॉल पर भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संत हृदय निर्मल और सरल होता है। हमारी सरकार मां गंगा की तरह है। कोई कुछ भी कहे, वो किसी को कुछ नहीं कहते। यह है मध्य प्रदेश के श्री प्रीतम लोधी जी। इन्होंने पूज्य सरकार के प्रति ना जाने क्या क्या बोला और कहा, लेकिन हमारे हिंदू हृदय सम्राट पूज्य सरकार ने कभी एक शब्द कुछ नहीं बोला। आज बालाजी ने ऐसी कृपा की है कि वो शरणागत हो गए। पूज्य सरकार के श्री चरणों में प्रीतम जी ने बालाजी का आशीर्वाद लिया, साथ में पूज्य सरकार का भी आशीर्वाद लिया। पूज्य सरकार ने हृदय से लगाकर पुराने सारे गिले शिकवे दूर कर निर्मल मन से उन्हें आशीर्वाद दिया। बीजेपी से निकाले जाने के बाद प्रीतम लोधी ने ओबीसी महासभा का दामन थामा था। लोधी ओबीसी महासभा के बैनर तले आए दिन बड़ी रैलियों को संबोधित कर ब्राह्मण समाज और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोल रहे थे। प्रीतम की इन रैलियों में लाखों लोग एकत्रित होने लगे थे। लोधी की रैलियों में बढ़ती भीड़ भाजपा की चिंता का विषय बन रही थी। तो वहीं प्रीतम ब्राह्मणों और शास्त्री को आड़े हाथों लेने से भी नहीं चूक रहे थे, तो शास्त्री भी पलटवार कर रहे थे। तो प्रीतम लोधी तो वो हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के जो टिप्पणी की थी, मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता, लेकिन जाहिर सी बात है वोटों की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रीतम लोधी को पहले पार्टी से निकालने का नाटक करती और अब उनको वापस पार्टी में लिए और धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलवा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य स्पष्ट है कि ब्राह्मण समाज को दिन रात गाली दिलवाना है। उसके जो नेताओं पर जो लोग गाली देते हैं उन पर झूठी कार्रवाई करके दिखाते हैं और फिर उसके बाद उनको वापस लेकर के ब्राह्मण समाज के एक बड़े प्रतिनिधि के पास भेजा जाता है ताकि जनता के बीच जो है कंफ्यूजन बना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। कुछ इस तरह से हुई थी दोनों के बीच बयानबाजी। बागेश्वर धाम ने प्रीतम लोधी के ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर प्रीतम लोधी उनके सामने आ जाएं तो उन्हें मसल देंगे। लोधी ने बागेश्वर महाराज के इसी बयान का जवाब दिया था। लोधी ने कहा था कि वे कोई अंगूर नहीं है जिसे कोई भी मसल दे। वे किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। लोधी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे सामने आ जाएं। अगर आ भी गए तो डर के मारे उनका पाजामा गीला हो जाएगा।
एमपी में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के चलते भाजपा कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। बस इसी के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी कराई है और इसी कारण से शास्त्री और लोधी की मुलाकात संभव हो सकी है। अब आने वाले चुनाव में प्रीतम और बागेश्वर धाम के महंत बीजेपी की कितनी मदद कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों की नजदीकियां और प्रीतम के बदले तेवर चर्चा का विषय बने हुए हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। भोपाल में 14 मई को जाट समाज का महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें जाट समाज के जुड़े कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे और जाट समाज को राजनीतिक नेतृत्व में हिस्सेदारी देने सहित कई मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। चुनावी साल में अपनी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग समाज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जाट समाज का महाकुंभ 14 मई को भोपाल के पहल दशहरा मैदान में होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में जाट समाज के 1 लाख से अधिक लोग देश भर से हिस्सेदारी करेंगे। जाट महाकुंभ सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम तक चलेगा। महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कैलाश चौधरी, RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह जाट, आरक्षण संघर्ष समिति के यशपाल मलिक, INLD के अध्यक्ष अभय चौटाला, राजस्थान के पूर्व मंत्री रामनारायण डूडी, पूर्व सांसद बद्रीलाल जाखड़, मध्य प्रदेश के सांसद राव उदय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय निशानेबाज मनु भाकर, बक्सर अमित पंघाल सहित समाज के राष्ट्रीय और अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां शामिल होंगी। महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और PCC चीफ कमलनाथ को भी बुलाया गया है। इस महाकुंभ में 14 सूत्रीय मांग पत्र समाज की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों के साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए रखा जाएगा। और ये जो जाट समाज का महाकुंभ है, ये जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए, राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहा है अपने राजनीतिक हक भी मांगना चाह रहा है, क्योंकि जाट समाज ने आज तक किसी से भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन पहली बार है जो जाट समाज यहाँ एकत्रित होकर अपने लिए कुछ मांग भी रहा है। जैसे कि हमें तेजाजी बोर्ड का, कल्याण बोर्ड का गठन, हमारे तेजाजी जो आराध्य देव है उनके उस पर छुट्टी, और प्रत्येक जो है पक्ष या विपक्षी पार्टियों से हम लोग हमारे जो राजनीतिक रूप से जो हमारे जो जाट समाज के काम कर रहे हैं पार्टियों में, उनके लिए 10-10 टिकट मांगने की हम मांग रख रहे हैं यहाँ पर। चलिए आपको बताते हैं क्या है जाट समाज की प्रमुख मांगे। मध्य प्रदेश में राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन, तेजाजी महाराज के निवारण दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित हो, केंद्र की भर्ती परीक्षाओं में जाटों को OBC में शामिल किया जाए, OBC आरक्षण की बहाली कर 27% आरक्षण लागू किया जाए, समाज के शैक्षणिक भवन के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भूमि आवंटित हो, टिकट वितरण में समाज के उम्मीदवारों को भी बीजेपी से 10 टिकट दिए जाएं, ग्वालियर में महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी और भीमताल का संरक्षण, समाज के महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद करके इतिहास में सुधार किया जाए, हुण विजेता जाट सम्राट यशोवर्धन विर्क की मूर्ति भोपाल में स्थापित की जाए, मंदसौर में यशोधर्मन की मूर्ति के नीचे शिलालेख पर जाट सम्राट लिखा जाए। इसके साथ ही जोगा जाट किले की मरम्मत कराकर वहां जाट राजा जोगा सिंह द्वारा निर्मित स्मारक शिलालेख लगाया जाए, जाट महापुरुषों के इतिहास को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जैसी कई मांगे शामिल है। चुनावी साल में जाट समाज की कितनी मांगे पूरी होंगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जाट भोपाल में हुंकार भरने की तैयारी में है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। द केरल स्टोरी फिल्म को महिलाओं को दिखाने के लिए भाजपा लगातार प्रयासरत है। इंदौर में भी भाजपा नेताओं ने मल्हार मेगा मॉल के थिएटर में महिलाओं को फिल्म दिखाई। फिल्म दिखाने के लिए महिलाएं भगवा साफा बांधकर हाथों में लाठी तलवार लेकर पहुंची। महिलाओं ने फिल्म को लेकर भी अपनी बेबाक राय जाहिर की। लव जिहाद और आतंकवाद के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी का भाजपा खुला समर्थन कर रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच में नर्सिंग परीक्षाओं से जुड़े मामले में सुनवाई शुक्रवार को हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने MP में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान CBI ने भी अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इसके साथ ही CBI को 27 जुलाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। आपको बता दें कि बीती 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट बेसिक और MSc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। द्वारा अपने पूर्व आदेश के पालन में आज जो केस लगा था, तो उसमें CBI द्वारा आज सैंपलिंग जांच रिपोर्ट कुछ कॉलेजों की प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने 4 स्लैब बना के
बताए थे, जिसमें शासकीय कॉलेज थे, 10 साल से पहले के कॉलेज थे, 10 साल से 5 साल से और 10 साल के बीच में जो कॉलेज संचालित हो रहे थे वो टाइम पीरियड था, और 5 साल के अंदर वाला। तो जो डाटा सीबीआई ने प्रस्तुत किया था उससे माननीय न्यायालय द्वारा काफ़ी अप्रसन्नता जाहिर की, और ये कहा कि ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जो संबद्धता दी गई है वो निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया गलत है। माननीय न्यायालय द्वारा कंप्लीट इंक्वायरी के लिए सीबीआई को निर्देशित किया है और 27 जुलाई नियुक्त की है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल गुना में उन्हें एक कथा में शामिल होना था, पर अचानक विधायक जयवर्धन सिंह के बुलावे पर राघवगढ़ किले में रात्रि विश्राम के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने जयवर्धन सिंह की जमकर तारीफ की। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिग्विजय सिंह के घर यानी राघवगढ़ स्थित किले में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे थे। यहाँ उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। उस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कही गई बात आम के आम और गुठलियों के दाम बात चर्चा में है। इस बात के कई मायने निकालकर गुना के कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे गुना का कार्यक्रम पहले से तय था, वहीं राघवगढ़ का कार्यक्रम अचानक बना और यहाँ मजमा भी जम गया। फिर रावण किले के चारों तरफ हनुमान जी की बजरंग बली की प्रतिमा है, मंदिर है, छज्जे वाले हनुमान जी हैं, टुका सरकार है, रंगबावड़ी सरकार है, पल्ले चौक तरफ हनुमान जी विराजमान है। और बात यही नहीं रुकी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश ने राघवगढ़ के स्वागत कार्यक्रम में विधायक जयवर्धन की जमकर तारीफ भी कर दी। किले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम इनको बहुत मानते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। इनका जो स्वभाव है संतों आचार्यों के प्रति प्रशंसनीय है। बड़ा स्नेह करते हैं जयवर्धन जी को। इनका जो स्वभाव है संतों के प्रति, आचार्यों के प्रति, पद के मद में अनेक लोगों को हमने मदान्धता में देखा है, लेकिन पद के मद को तिरस्कारित करके अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में जो झुकना जानते हैं, वही इस समाज में पूजनीय होते हैं। इस बात के बाद फिर क्या था, राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और सभी अपने अपने तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की बातों के साथ तारीफ का अर्थ तलाशने में जुट गए। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को 6,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये पिछले साल से 6 गुना बढ़ा है। विधानसभा चुनाव का असर इस बजट में साफ तौर पर देखा जा सकता है। चुनावी साल को देखते हुए कई बड़ी घोषणाएं बजट में की गई हैं। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने भी इस बजट को लेकर सुझाव दिए हैं। बजट IDA के चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा ने पेश किया। पहली कॉपी खजराना गणेश मंदिर पर पहुंचकर अर्पित की गई। इंदौर विकास प्राधिकरण के बजट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाराज वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक को साधने का काम भी किया है। वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन सहित बीजेपी के पूर्व विधायकों को भी IDA बजट कार्यक्रम में स्थान दिया गया। जो प्रोजेक्ट हमारे हैं वो तेज गति से पूरे हो और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ लोग, उनके जैसे जैसे सुझाव आएंगे वैसे वैसे IDA आगे बढ़ेगा। शहर के इस इंदौर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट इंदौर के विकास में रहता ही है। प्राधिकरण के साथ वो जुड़ जाए, ये हमारा उद्देश्य है। हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। इंदौर शहर के हर व्यक्ति को हम जोड़ना चाहते हैं। ये शुरुआत हमने इस बजट सत्र के इस अभियान में जोड़ने का प्रयत्न किया था। आप सबके सामने यहाँ इतने सारे गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं, हमारे मार्गदर्शक उपस्थित हैं, सारे हमारे मंत्री जी हैं, महापौर जी हैं, सांसद जी हैं, सारे विधायक जी हैं, इन सब का साथ है। तो मुझे लग रहा है कि पूरा शहर का साथ है और वो ये साथ निभा करके इस इंदौर को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाएंगे। बहुत बहुत इंदौर विकास प्राधिकरण के बजट कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्राधिकरण की जमकर तारीफ की। मंत्री सिलावट ने कहा कि इंदौर प्राधिकरण लगातार विकास के नए आयाम छू रहा है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन रही है। वहीं प्रदेश में बीजेपी नेताओं की नाराजगी के सवाल पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने चुप्पी साध ली। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, किसको शंका है क्या? हमारे भारतीय जनता पार्टी जो बोलती वो करती है।
कल वो विकास और प्रगति की जीत होगी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, किसको शंका है क्या? हमारे राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी जो बोलती वो करती है। कल वो विकास और प्रगति की जीत होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जिवाजी विश्वविद्यालय के 2 पूर्व कार्य परिषद सदस्यों की याचिका खारिज करते हुए दोनों सदस्यों पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में कार्य परिषद सदस्य को उनके व्यवहार और तथ्यों को छुपाने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई है। जिवाजी विश्वविद्यालय के 2 पूर्व कार्य परिषद सदस्य केपी सिंह और अनूप अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सत्र 2019 की बीएससी नर्सिंग परीक्षा के परिणाम में फर्जीवाड़े के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। याचिका में बताया गया कि जिवाजी विश्वविद्यालय के बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में टेबुलेशन चार्ट में छेड़छाड़ कर परीक्षा में फेल छात्रों को भी पास कर दिया गया। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने कोर्ट को बताया कि तथ्यों को छुपाकर याचिका दायर की गई है। इससे पहले भी याचिका दायर की गई थी, जिसे निराकृत किया जा चुका है। देखिए, उसमें जो जमानत देते समय मोहित तिवारी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 10 लाख रुपए का कंपनसेशन गवर्नमेंट पे लगा दिया, उसके विरुद्ध में हमारे द्वारा इंटरकोर्ट अपील की गई थी। शासन की जो इंटरकोर्ट अपील थी उसमें अभी इंटरिम ऑर्डर कर दिया है और उस इंटरिम ऑर्डर में के जो इफेक्ट होंगे वो ये होंगे कि अभी जो कंपनसेशन का ऑर्डर है वो स्थगित। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी और तथ्यों को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। साथ ही दोनों पूर्व कार्य परिषद सदस्य सर केपी सिंह और अनूप अग्रवाल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कोर्ट रूम में व्यवहार के लिए कड़ी फटकार भी लगाई गई। ग्वालियर से INH 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के डोंगरगांव में बोराट नदी पुल पर हुए बस हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार का परिवहन विभाग जागा है। इस हादसे के बाद ऐसे खतरनाक मोड़, पुल पुलिया और डेंजर जोन को दुर्घटनाओं का कारण मानते हुए ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, ताकि संभावित एक्सीडेंट और जनहानि को रोका जा सके। बता दें कि खरगोन हादसे में 25 यात्रियों की मौत हुई थी। खरगोन हादसे की जांच IIT चेन्नई के विशेषज्ञों और पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ने भी की है। सर्वे के बाद सामने आया है कि हादसे वाले रोड के 30 किलोमीटर के मार्ग में यूटर्न, अंधे मोड़, सकरी सड़क और एल कर्व जैसी तमाम कमियां मिली है, जो हादसों का कारण बनती है। इस दुर्घटना से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश में चिन्हित 395 ब्लैक स्पॉट पर काम करने का फैसला लिया गया है। देखिए, जो ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन या आइडेंटिफिकेशन रहता है, यह मुख्यतः जो सड़क को मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी है वो इसके अतिरिक्त मतलब जो यातायात प्रभारी हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, ये सब मिल के करते हैं। कारण ये रहता है कि जो पुलिस विभाग के पास जो यातायात विभाग है उनके पास इसके पूरे आंकड़े रहते हैं कि कहाँ किस प्रकार की दुर्घटना हुई, कितने लोग मारे गए या कितने गंभीर रूप से घायल हुए। इसी प्रकार परिवहन विभाग भी चूँकि नोडल एजेंसी है पूरा रोड सेफ्टी कमेटी की, तो उसके कारण से हमारे पास भी इस प्रकार के आंकड़े आपस में हम शेयर करते हैं। इसके अतिरिक्त जो रोड संधारण एजेंसी हैं, चाहे वो NHAI की हो रोड हो, चाहे वो PWD की हो, तो अन्य एजेंसियां भी हैं जो रोड मेंटेनेंस करती हैं, बनाती हैं, तो उनके पास भी पूरे आंकड़े रहते हैं कि कहाँ मतलब इस प्रकार के एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए केवल ब्लैक स्पॉट की पहचान ही जरूरी नहीं है, बल्कि इन स्पॉट को सामान्य बनाने की जरूरत है। इसके लिए संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में कार्रवाई की जरूरत है। वैसे दुर्घटना से बचने के लिए सतर्कता से बड़ा तो कोई उपाय भी नहीं है। ग्वालियर से INH 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। इंदौर में भूमाफिया सुरेंद्र संघवी, उनके बेटे प्रतीक संघवी के साथ भूमाफिया दीपक मद्दा के यहां गुरुवार सुबह हुई ईडी के छापे की कार्रवाई की औपचारिक जानकारी सामने आ गई है। ईडी ने कहा है कि 6 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें इंदौर और मुंबई के ठिकाने शामिल हैं। ये कार्रवाई दीपक जैन मद्दा व अन्य पर
PMLA 2002 के तहत की गई है। इसमें 91,21,000 रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी ने इस मामले में जानकारी ट्वीट करके दी है। बता दें कि ईडी ने सुरेंद्र संघवी, बेटे प्रतीक संघवी और दीपक जैन उर्फ मद्दा के साथ ही मनीष शाहरा के यहां भी दबिश दी थी। माना जा रहा है कि ईडी की रडार में अन्य कई बिल्डर भी आ रहे हैं और इनमें हैप्पी धवन का भी नाम शामिल है। मध्य प्रदेश के दतिया में 7 दिन पहले सराफा व्यापारी की गोली मारकर लाखों की लूट के 5 आरोपियों में से पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपी पवन कुशवाहा और वीर सिंह कुशवाहा को वारदात के दूसरे ही दिन उत्तर प्रदेश के झांसी इलाके से अरेस्ट कर लिया था। 30,000 रुपए के नामी लुटेरे संजू कुशवाहा को तकरीबन 5 लाख के आभूषणों के साथ शुक्रवार को दतिया पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उक्त वारदात का मास्टरमाइंड भोला कुशवाहा और दीपक कुशवाहा अभी भी फरार हैं। बता दें कि दतिया में सराफा व्यापारी मुकेश सोनी और उनके बेटे वैभव सोनी को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। मुकेश सोनी जी और उनके सुपुत्र वैभव सोनी जी के साथ गोली मारकर लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें आज एक और अहम सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पूर्व में इसमें 2 अपराधी गिरफ्तार करके उनसे कुछ सामान जब्त किया गया था। आज जो सीसीटीवी फुटेज में एक मुख्य आरोपी था जो बैग छीनने में शामिल था और पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, वो संजू कुशवाहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इससे लूटे हुए सामान में से करीबन 100 ग्राम से ज़्यादा सोने के हिस्से जब्त किया गया है। इसमें लगातार मुखबिर सूचना जो मिल रही थी उसको डेवलप किया गया। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, प्रतीक पाराशर पर रेप का मामला दर्ज। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है आरोपी। प्रतीक पाराशर पर 376 का मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है आरोपी। प्रतीक पाराशर पर 376 का मामला दर्ज किया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतीक पाराशर पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है आरोपी प्रतीक पाराशर, जिस पर 376 का मामला दर्ज किया गया है।